हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसके पहले हमने मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम देखते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, यानी कि बैलेंस फोर्सेस कौन कौन से होते हैं और अनबैलेंस फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। फिर इसके बाद पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है हम इसमें आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा इनर्शिया, फिर आता है हमारा मोमेंटम, मोमेंटम के बाद आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और फिर उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। छोटा सा टॉपिक है, पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा ये। आइए हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं फोर्स क्या है। फोर्स का डेफिनेशन क्या है, पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, किसी चीज को धक्का देना है, खींचना क्या है हमारे लिए फोर्स। लेकिन ये बड़ी क्लासों में आप जाओगे तो वहां पर ये इस तरह की डेफिनेशन चलेगी। डेफिनेशन क्या होगी हमारी, देखो, इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट कैसेस इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। यानी कि फोर्स धक्का देने के साथ साथ, यानी खींचने और धक्का देने के साथ साथ में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या होगा, एक मूव भी होगा और उसमें एक मास भी होगा। मास होने के साथ साथ एक क्या होगी, वेलोसिटी भी होगी। अगर मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूँ तो पुश करने के साथ साथ मास को मैं धक्का दे रहा हूँ, तो धक्का देने के साथ ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, मूव भी होगा। मूव होने के साथ उसकी क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, टू ओपन और क्लोज द डोर। अब जैसे ही मैंने डोर को ओपन किया तो उसमें मैंने क्या लगाया, अपना फोर्स। फोर्स लगाने के साथ उसमें क्या अपना मास भी है डोर का एक, तो डोर के साथ मास भी, मास के साथ डोर क्या कर रहा है अपना मोशन में भी है। तो मोशन के साथ क्या अफेक्ट क्या है हमारे पास, अफेक्ट्स है हमारे पास। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स जो होता है किसी भी जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मेरे लिए मान लो ये मार्कर है, मार्कर अभी क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अपने मोशन में ला सकता हूँ और रेस्ट में भी कर सकता हूँ। तो फोर्स क्या है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब मूविंग ऑब्जेक्ट मान लो कि जैसे मार्कर है, मार्कर अभी कहाँ, जैसे मैंने छोड़ा तो ये कहाँ पर आया, मोशन में। तो फोर्स से ही मैं इसको क्या कर सकता हूँ, स्टॉप भी कर सकता हूँ। थर्ड क्या है हमारे पास, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मान लो कि ये कोई बॉल है, अब बॉल इस डायरेक्शन से आ रही थी यहाँ पर, मान लो 25 मीटर पर सेकंड से। जैसे ही मैंने यहाँ पर बैट से किक किया, इसको किक करने के बाद क्या होगा, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई नहीं हुई, डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये क्या फोर्स है, हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फिर हमारा क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब मान लो ये जो बॉल आ रही थी हमारी 25 मीटर पर सेकंड से, बैट से किक होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, 35 मीटर पर सेकंड। अब देखो इसने स्पीड अपनी इंक्रीज की नहीं की, यानी कि फोर्स से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। लास्ट है हमारा फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज और शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, एक स्प्रिंग देखी होगी आपने, स्प्रिंग इस तरह की होती है। स्प्रिंग को अगर मैं स्ट्रेच करूंगा दोनों साइड से तो स्प्रिंग के जो शेप हो जाएगा, कैसे हो जाएगा वो, इस तरीके से। तो आप बताइए, स्प्रिंग के जो साइज उसमें डिफरेंस हुआ नहीं हुआ, यानी कि हम ऑब्जेक्ट की साइज को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किससे, फोर्स से। अब हम देखेंगे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्स क्या है हमारा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हमने दोनों तरफ से सेम फोर्सेस लगाए हैं तो कोई किस टाइप का बैलेंस कहलाएगा, हमारा बैलेंस फोर्सेस हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये कोई हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो मैंने इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है और इधर से भी मैंने क्या 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो ऑब्जेक्ट क्या मूव होगा, क्या नहीं होगा। इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, अगर जैसे ये जो फोर्सेस होता है क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इधर से हम लेंगे तो कौन सा, पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर वाला हम कौन सा ले लेते हैं, नेगेटिव। तो 20 - 20, तो फोर्स कितना हो गया, इक्वल टू 0। अब बताइए ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या, नहीं। तो इस जो बैलेंस फोर्सेस होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट है अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्स क्या है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेस। यानी कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स लगाया है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव होगा, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, अनबैलेंस फोर्सेस। अब जैसे ही हमारे पास के ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट पे मैंने इस डायरेक्शन से लगाया है 30 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। अब दोनों ही में से ही हमें एक डायरेक्शन का पॉजिटिव और एक डायरेक्शन को हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है। इस डायरेक्शन से मैं लगा रहा हूँ 50 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। और हमेशा जो ज़्यादा न्यूटन है, उसी ज़्यादा न्यूटन से जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसी में से हम छोटे फोर्स को माइनस करेंगे। तो 50
-30, तो कितना आ गया हमारे पास 20 न्यूटन। अब बताइए जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन से हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, आगे वाली डायरेक्शन में मूव करेगा। यही हमारा क्या है, अनबैलेंस फोर्सेस। अब हम देखते हैं फोर्स में हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी हुई, मैं एक बार दोबारा अगेन कर लेता हूँ, और इसको फिर हम मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है कैसे ड्राइव करते हैं हम देखते हैं इसमें। इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट केसेस इज दैट टू चेंज इट वेलोसिटी। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे धक्का देते हैं या पे खींचते हैं, तो उसके ऑब्जेक्ट के मास के साथ साथ उसकी जो वेलोसिटी वो भी क्या चेंज हो रही है। तो चेंज इट्स वेलोसिटी को हम क्या बोलते थे, हमने मोशन में क्या पढ़ा था, चेंज इट्स वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और मास क्या है हमारे पास, मास क्या होता है, मास को हम किसे डिनोट करेंगे, m से। तो फोर्स का क्या हो गया हमारे पास फॉर्मूला, m इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि चेंज इट्स वेलोसिटी। तो ये क्या होगा हमारे पास, F इक्वल टू ma, ठीक है। तो अब जो हमारा मास होता है, हम मास को किस में लेते हैं, किलोग्राम में, और जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो किस में होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। लेकिन हम जो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है हमारे पास, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। इसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में ले सकते हैं, और डायरेक्टली ज़्यादातर तो हम इसको न्यूटन में ही यूज लेते हैं फोर्स का। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, इससे हम आगे के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 50 किलोग्राम गेट्स द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड फ्रॉम जीरो वेलोसिटी, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फोर्स अप्लाइड बाय इंजन ऑफ द कार। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वो फोर्स का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू ma। अब पहले हम शॉर्ट में लिख देते हैं हमें क्या क्या गिवन है, तो देखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो गिवन क्या है, स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये इनिशियल वेलोसिटी होगी या फिर फाइनल वेलोसिटी होगी हमारे पास। अब देखते हैं, स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड फ्रॉम जीरो वेलोसिटी, यानी कि जब उसने स्टार्ट किया तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या होगी, जीरो, यानी कि हमारे पास u क्या हो गया, जीरो। अब फिर क्या बोल रहे, v क्या हो गया हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या गिवन है हमें, टाइम कितना दे रखा है उसमें, 5 सेकेंड, ठीक है। और मास कितना है हमारे पास, 50 किलोग्राम। तो एक्सेलरेशन, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब आप बोलोगे सर हमारे पास v है, u और t है, तो एक्सेलरेशन में हमने क्या बोला था, एक्सेलरेशन क्या होता है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। इसकी जो वैल्यू है हम इसमें पुट कर देंगे, तो इसलिए क्या हो गया हमारे पास, F इक्वल टू m, एक ही जगह क्या रख देंगे हम, v माइनस यू अपॉन t मल्टीप्लाई v माइनस यू अपॉन t। अब मास कितना है हमारे पास, 50 मल्टीप्लाई v क्या है हमारे पास, 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 0 अपॉन टाइम कितना हमारे पास, 5 सेकेंड इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 5 टू से कितना हो गया, 10, 5 टू से 10, और 52 से कितना हो गया हमारे पास, 100 न्यूटन। फोर्स को हम किससे डिनोट करेंगे, न्यूटन से। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और ये हमारा ये आंसर आ गया 100 न्यूटन। अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड अंटिल इट कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट। यानी कि फर्स्ट ऑफ मोशन क्या बोलता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक कि हम उसके ऊपर एक इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर अप्लाई नहीं करते। जैसे अगर ये मार्कर है मेरे हाथ में, मार्कर अभी कहाँ पर है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर मैं इसको मूव करूंगा फोर्स लगा के तो ये क्या कंटिन्यू मूव ही करेगा। जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई एक बॉल है, अभी बॉल कहाँ पर है, ये रेस्ट में है। रेस्ट में जब तक मैं अगर इस बॉल पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो ये बॉल क्या होगी, मूव होगी क्या, नहीं होगी, यानी कि रेस्ट पे ही रहेगी।
और जैसे ही मैंने इस बॉल को फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद क्या करेगी, बॉल मूव करेगी। मूव करते करते मान लो कि बॉल यहाँ पर आ गई, बॉल अभी भी मूव ही कर रही है। जब तक मैं अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तो बॉल कंटिन्यू मोशन में रहेगी ना। और जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद बॉल क्या होगी, स्टॉप होगी। तो यही क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दोनों का एक ही स्टेटमेंट है। हम देखते हैं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रजिस्ट एनी चेंज इट्स स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में जाने के लिए वो क्या करते हैं, इसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो प्रतिरोध करता है, किसी भी चीज़ के लिए क्या करता है, रजिस्ट करता है, यानी कि प्रतिरोध करता है। अगर रेस्ट में है तो मोशन में जाने के लिए, अगर मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में आने के लिए उसके चीज़ का क्या करेगा, विरोध करेगा। इस विरोध को ही क्या बोलेंगे हम, इनर्शिया। हाँ, इनर्शिया किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास पे। इनर्शिया किस पे, मास पे डिपेंड करता है। ठीक है। और मान लो कि जैसे कि कोई हमारे पास बॉल है, इसका वेट है 5 किलोग्राम, और एक और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट है 50 किलोग्राम। अब बताइए इन दोनों में से किस पे ज़्यादा मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उठाने के लिए। तो इस पे मुझे कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और इस पे हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट भी ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। देख लिया हम। तो इसके एक एग्जांपल लेते हैं। आप सभी ने बस में सफ़र किया होगा। जब हम बस के अंदर जाके बैठते हैं, जैसे ही बस क्या होती है, मोशन में आने के लिए स्टार्ट होती है। जैसे ही बस ने मूव करना स्टार्ट किया, हम इस पोजीशन पे रहते हैं। जैसे ही बस ने चलना स्टार्ट किया तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। पीछे की तरफ क्यों जाते हैं हम, क्योंकि हमारी जो अपर बॉडी होती है वो क्या करती है, रेस्ट में ही रहना चाहती है। वो नहीं चाहती कि हम मोशन में हूँ। अब जैसे हम थोड़ा ज़्यादा हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया बस के साथ साथ में, बस ने सडनली अगर ब्रेक लगाए तो हम आगे की तरफ कहाँ जाते हैं, हम आगे की तरफ जाते हैं। क्यों, जब हम बस मोशन में थी तो हम भी बस के साथ कहाँ पर थे, मोशन में। तो हमारी बॉडी भी क्या चाहती है, मोशन में ही रहे हम। अब जैसे बस ने ब्रेक अप्लाई किए तो बस कहाँ पर आएगी, रेस्ट में, और हमारी जो बॉडी थी वो कहाँ पर चली गई, मोशन में। तो हम आगे के लिए कहाँ जाते हैं, आगे की तरफ। अब जैसे आपने ट्रेन में देखा होगा, जब ट्रेन चलती है, ट्रेन में चलने के बाद जब स्टॉपेज आता है ट्रेन का, तो ट्रेन क्या करती है, सडनली ब्रेक लगा देती है। ब्रेक लगने के कुछ टाइम बाद आपको लगता होगा जैसे ब्रेक लगाया सडनली, तो हम आगे की तरफ एक झटका लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। तो वही क्या है, हमारा एक इनर्शिया है, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा बॉडी है वो कहाँ पर है, मोशन में। जैसे ही ट्रेन ने ब्रेक लगाया तो ट्रेन कहाँ आ गई, हमारी रेस्ट में, और हमारी बॉडी क्या है, मोशन में। तो इसलिए हम कहाँ जाते हैं, आगे की तरफ ब्रेक लगाने पर। इनर्शिया पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अ वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक द वाटर इन द टैंक वुड। अब बताइए, अब मान लो कि मेरे पास कोई पानी से भरी हुई बोतल है 2/3 की। अगर जैसे मान लो कि ये मोशन में है और मैंने सडनली ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के बाद जो पानी है, अब बताइए पानी कहाँ जाएगा हमारा, मूव फॉरवर्ड होगा, मूव बैकवर्ड होगा, या राइज अपवर्ड होगा, या फिर बी अनअफेक्टेड होगा। बताइए क्या होगा इनमें से। जैसे ही मेरे पास बोतल थी पानी से भरी हुई, जैसे मैंने बोतल को मैं आगे ले जाके रोका मैंने, तो मेरा जो बोतल के अंदर पानी था वो कहाँ पर जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मूव फॉरवर्ड। मैंने भी आपको बताया, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। मैंने आपको बताया था कि हम जैसे बस के अंदर बैठे और बस ने जैसे चलना स्टार्ट किया तो बस के चलने के साथ साथ हमारी बॉडी कहाँ जाती है, स्टार्टिंग में बैकवर्ड, क्योंकि बस ने तो क्या किया, मोशन में, लेकिन हमारी बॉडी कहाँ पर थी, रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अब जैसे पानी के अंदर जो बोतल थी, अब पानी अभी कहाँ पर था, मोशन में ही था। अब जैसे ही पानी की बोतल ने एकदम से हमने स्टॉप किया तो पानी कहाँ पर आया, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, क्योंकि अपनी जो बोतल थी वो तो यहीं पर रहेगी, लेकिन जो हमारा पानी का बोतल के अंदर जो पानी था वो कहाँ गया, आगे की तरफ, मोशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मूव फॉरवर्ड। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का हम कंटिन्यू करेंगे मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपने मोशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो वो भी हम लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, तो वो वीडियो देखना ना भूलें, और वो वीडियो सारी देखिए आप मेरे साथ साथ में, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू